नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा नितिन बोस, इनके जैन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। नितिन बोस भारतीय फिल्म के मशहूर निर्देशक, कैमरामैन और लेखक थे। नितिन बोस कलकत्ता के प्रसिद्ध न्यू थिएटर्स के पीछे की ताकत नितिन बोस थे। वर्ष 1935 में उनकी बंगाली फिल्म भाग्य चक्र में उन्होंने फिल्मों का पाषाण गायन से परिचय करवाया। बाद में ये फिल्म हिंदी में धूप छाव नाम से बनाई गई। नितिन बोस ने अपने सिने कैरियर में 6 मुख्य फिल्म सहित 50 से भी अधिक फिल्मों का निर्देशन और छायांकन किया। उन्होंने के.एन. सहगल और उत्तम कुमार के कैरियर को शुरू करने में अहम भूमिका निभाई। बाद में नितिन मुंबई आ गए और यहाँ फिल्म निर्देशन किया। उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म में से एक गंगा जमुना को हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों एक माना जाता है। उनके विशेष योगदान के लिए उन्हें वर्ष 1977 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नितिन बोस की फिल्म गंगा जमुना का प्रसिद्ध गीत इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के, ऐसा ही एक गीत था जिसने नई पीढ़ी को उसके दायित्व का एहसास कराया। भारतीय सिनेमा में स्टूडियो युग के महान निर्देशक नितिन बोस का जन्म 26 अप्रैल 1897 को कलकत्ता में हुआ। इनके पिता का नाम हेमेंद्र मोहन बोस था तथा माता मृणालिनी थी। नितिन बोस की माताजी मशहूर लेखक उपेंद्र किशोर राय चौधरी की बहन थी। उपेंद्र किशोर प्रसिद्ध कवि सुकुमार राय के पिता और ख्याति प्राप्त फिल्म निर्माता निर्देशक सत्यजीत राय के दादा थे। नितिन बोस के भाई मुकुल बोस का भी फिल्मी दुनिया से बहुत गहरा रिश्ता था। वे साउंड रिकॉर्डिस्ट के रूप में मशहूर थे। नितिन बोस का विवाह शांति बोस से हुआ। वे 2 पुत्रियां रानी और नीता के पिता भी बने। नितिन बोस अपने किशोरावस्था से ही अपने दोस्तों और घर परिवार के लोगों के बीच बेहद प्रतिभाशाली गिने जाते थे। शुरू में वो कैमरामैन थे, लेकिन सन 1934 में उन्होंने जब एक बार फिल्म निर्देशक पर अपना हाथ आजमाया तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके मन में निर्देशन की पहली बार इच्छा उस समय जोर मारने लगी जब उन्होंने देवकी बोस के मुंह से चंडीदास फिल्म की पटकथा सुनी। उन्होंने सही मायने में देवकी बोस के साथ मिलकर भारतीय रोमांटिक सिने युग की नींव डाली। जब उन्होंने चंडीदास की पटकथा सुनी तो अपने आप को न्यू थिएटर के मालिक बीरेंद्र नाथ सरकार से ये कहने से नहीं रोक पाए कि मैं इस फिल्म का निर्देशन करूंगा। उन्हें हिंदी में चंडीदास के निर्देशन करने का दायित्व सौंपा गया। इस पर वो पूरी तरह खरे उतरे। उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर फिल्म चंडीदास को भावनात्मक और तकनीकी दृष्टि से एक महान शाहकार बना दिया। भारतीय सिनेमा की कालजयी फिल्मों की सूची जब भी बनाई जाएगी तो उसमें गंगा जमुना को जरूर रखा जाएगा। फिल्म गंगा जमुना न सिर्फ भारतीय समाज का महाकाव्य चित्रण करती है, बल्कि समाज के भौतिकवाद विचार बोध को भी सुसंगत क्रम देती है। गंगा जमुना का ही शहरी रीमेक बाद में फिल्म दीवार के रूप में सामने आया, क्योंकि वक्त बदलने से जीवन शैली का ढंग भले बदल गया हो, उपभोग में आने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता और उपभोग का ढंग भले ही नफासत से परिपूर्ण हो गया हो, मगर नतीजा वही रहा। इसीलिए दौर कोई भी हो, गंगा जमुना भव्य ही लगती है और आकर्षक भी। दिलीप कुमार और वैजयंती माला ने इस फिल्म में अद्वितीय अभिनय किया, लेकिन इसका असली श्रेय तो निर्देशक नितिन बोस को ही जाएगा, क्योंकि गंगा जमुना को प्रस्तुत करने की कल्पनाशीलता तो उन्हीं में थी। नितिन बोस भारतीय सिनेमा की वो शख्सियत थे जिन्होंने सिनेमा के माध्यम से इंसान की सूक्ष्मतम अनुभूतियों को पकड़ने और उनको उभारने का काम किया। चंडीदास फिल्म की अपनी सफलता के बाद उन्होंने 1934 में अपनी अगली फिल्म
डाकू मंसूर का निर्देशन किया। ये एक सामाजिक फिल्म थी और अप्रत्यक्ष रूप से हिंदू मुसलमान भाईचारे पर आधारित थी, लेकिन तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने इस पर सांप्रदायिकता का ठप्पा लगाते हुए इस पर प्रतिबंध लगा दिया। जनवरी 1936 में नितिन बोस द्वारा निर्देशित एक फिल्म रिलीज हुई, धूप छांव, जिसमें केसी डे, उमाशीष तथा पहाड़ी सान्याल जैसे गायक अभिनेताओं ने काम किया था और उनके द्वारा गाए गए इस फिल्म के सभी गीत लोकप्रिय हुए, किंतु दो गीत, अंधे की लाठी तू ही है, तू ही जीवन उजियारा है तथा जीवन सुख आज प्रभु मोहे, खास तौर पर बहुत चर्चित हुए। फिल्म में ये गीत केसी डे द्वारा गाए गए थे और उन्हीं पर इनका फिल्मांकन भी किया गया था, मगर बाद में ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर जारी करने के लिए इन्हें कुंदन लाल सहगल से गवाया गया और यही इन गीतों की विशेष चर्चा का कारण बना। इन पर कुंदन लाल सहगल की छाप लग गई। हालांकि फिल्म में सहगल की कोई भूमिका नहीं थी और ना ही कोई गाना उन पर फिल्माया गया था, फिर भी उनके स्वर में इन गानों को लोकप्रियता के चलते लोगों ने उनका संबंध इस फिल्म के साथ जोड़ लिया और सहगल द्वारा अभिनीत फिल्मों की सूची में इस फिल्म का नाम शुमार होने लगा। फिल्म धूप छांव की एक और खास बात यह है कि इसमें निर्देशक नितिन बोस ने संगीत आरसी बोराल व पंकज मलिक तथा साउंड रिकॉर्डिस्ट मुकुल बोस की सहायता से पारुल घोष, सुप्रभा सरकार और हरिमती के स्वरों में एक गीत रिकॉर्ड करके प्लेबैक का पहला प्रयोग किया था। मगर नितिन बोस के मन में यह कल्पना कैसे उत्पन्न हुई, इसकी भी एक कहानी है। एक दिन नितिन बोस सुबह के वक्त पंकज मलिक से मिलने उनके घर गए तो पंकज बाबू नहा रहे थे। नितिन बोस बाहर कमरे में बैठकर उनका इंतजार करने लगे। वहीं रेडियो चालू था और उस पर एक गीत प्रसारित हो रहा था। उधर बाथरूम में पंकज बाबू के गीत के स्वर आ रहे थे। अचानक नितिन बोस के लक्ष्य किया कि पंकज बाबू वही गाना गा रहे हैं जो रेडियो पर प्रसारित हो रहा था। वे रेडियो के स्वर में स्वर मिलाकर गा रहे थे। बस फिर क्या था, नितिन बोस ने मानस पटल पर पलक झपकते ही एक तकनीकी क्रांति का खाका स्पष्ट हो गया। जैसे ही पंकज बाबू नहाकर बाहर निकले, नितिन बोस एक बच्चे की तरह अधीर होकर बोले, दादा आप रेडियो में स्वर से स्वर मिलाकर गा रहे थे। पंकज मलिक ने कहा, हाँ मैं गा रहा था, क्या वो प्रयोग फिल्म में नहीं किया जा सकता? उत्साह के अतिरेक में उत्तेजित होकर नितिन बोस ने सवाल किया। पंकज बाबू एकदम समझ नहीं पाए कि नितिन बोस क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मतलब? इस पर नितिन बोस ने उनसे कहा कि मतलब ये कि गाने की रिकॉर्डिंग पहले कर ली जाए और फिल्मांकन के समय अभिनेता उस रिकॉर्डिंग को सुनकर उसके अनुसार होठ हिलाते हुए अभिनय करे। पंकज बाबू ने कहा, अद्वितीय कल्पना है नितिन, इसे साकार करने के लिए हम प्रयोग करेंगे, हर कीमत पर करेंगे। और इस तरह फिल्मों में प्लेबैक की शुरुआत का सूत्रपात हुआ, जिसने विश्व सिनेमा का चेहरा ही बदल दिया। इनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्में जिसमें इन्होंने निर्देशन किया: 1934 डाकू मंसूर, 1934 चंडीदास, धूप छांव, बड़ी बहन, दीदी, जीवन मरण 1938, दुश्मन 1938, धरती माँ 1938, परिचय 1941, काशीनाथ 1943, मुजरिम 1944, मजदूर 1945, दीदार 1951, वारिस 1954, चार दोस्त 1956, कठपुतली 1957, गंगा जमुना 1961। मार्क्सवाद से प्रभावित होकर नितिन बोस ने सन 1936 में फिल्म प्रेसिडेंट बनाई। ये पहली ठोस वैचारिक फिल्म थी जिसमें मजदूर हितों को तरजीह दी गई थी। फिल्म समीक्षक से तो इसे फिल्म के लिए नितिन बोस को वाहवाही मिली भी, दर्शकों ने भी इसका जबरदस्त स्वागत किया, जिससे उत्साहित होकर नितिन बोस ने मार्क्सवादी विचार पर एक और फिल्म बनाई, धरती माता। ये फिल्म सामूहिक कृषि के सिद्धांत पर आधारित थी। इसे उन्होंने बड़े पैमाने पर आउटडोर शूटिंग करके बनाया था। इसके फिल्मांकन को देखकर लगता था कि वो हॉलीवुड की तकनीक शिष्टता से काफी प्रभावित थे। नितिन बोस ऐसे फिल्मकार थे जो अपनी कल्पनाशीलता से नीरस विषय में भी जान फूंक देते थे। अंग्रेज सरकार ने उनसे
क्षय रोग उन्मूलन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनवाई थी। इसे उन्होंने इतना शानदार बना दिया कि लोगों ने इसे देखकर सजगता हासिल की और साथ इसमें मनोरंजन भी पाया। इस वृत्तचित्र को नितिन जी ने फीचर फिल्म की तरह बनाया और नाम दिया दुश्मन। वर्ष 1940 में उन्होंने इसका बंगाली रीमेक लगन भी बनाया और वो भी दर्शकों ने खूब पसंद किया। 1940 में न्यू थिएटर में भयानक आग लग गई, जिससे काफी क्षति हुई, जिस कारण नितिन बोस का कैरियर भी थोड़ा बहुत प्रभावित हुआ। लेकिन जहां 1940 आते आते न्यू थिएटर के तमाम नामचीन निर्देशक जैसे कि देवकी बोस, प्रमथेश बरुआ और फणी मजुमदार इसे छोड़कर चले गए, वहीं उस दौरान भी नितिन बोस ने फिल्म काशीनाथ बनाई, जिसके फिल्मांकन पर उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। फिल्म काशीनाथ के बाद नितिन बोस न्यू थिएटर और कलकत्ता छोड़कर मुंबई आ गए, जहां उन्होंने 1944 से 1945 के बीच 3 फिल्में पराया धन, मुजरिम और मजदूर बनाई। वर्ष 1946 में बम्बई टॉकीज के भागीदारी ने नितिन बोस से अपने लिए फिल्म बनाने का अनुरोध किया और नितिन बोस ने बम्बई टॉकीज के लिए पहली फिल्म रविंद्रनाथ ठाकुर की कहानी पर बनाई, जिसका नाम मिलन था। फिल्म मिलन के नायक अपने समय के मशहूर दिलीप कुमार थे और इस फिल्म के छायाकार बॉलीवुड के महान छायाकारों में से एक राधु कर्मकार थे। सन 1949 में नितिन बोस ने मशाल और 1950 में अशोक कुमार और दिलीप कुमार के अभिनय से सजी फिल्म दीदार का निर्देशन किया। 3 वर्ष बाद उन्होंने वारिस का भी निर्देशन किया, मगर शायद अभी उनकी क्लासिकी का नमूना आना बाकी था, इसलिए उन्होंने 1961 में गंगा जमुना बनाई, जो न सिर्फ सर्वकालीन महान बॉलीवुड फिल्मों में से एक है, बल्कि सर्वकालीन सुपरहिट फिल्मों में से भी एक है। नितिन बोस का निधन 14 अप्रैल 1986 को कोलकाता में हुआ। इस महान हस्ती को भारतीय सिनेमाकारों की उच्च श्रेणी में गिना जाता है। उन्होंने अपनी मेहनत, लगन, प्रतिभा और जिज्ञासा व प्रयोग से बॉलीवुड को समृद्ध किया। यदि नितिन बोस जैसे महान फिल्मकार 40 के दशक में ना होते तो शायद 80 के दशक में भारत में प्रायोगिक सिनेमा का जो उभार आया था वो कभी ना आता। मृणाल सेन, गौतम घोष, बालू महेंद्रन, श्याम बेनेगल और ग्रीश कसरावल्ली जैसे प्रायोगिक और मौलिक फिल्मकारों ने हमेशा उनसे प्रेरणा हासिल की। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय